आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स में प्रीति शर्मा आपके साथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 और चुनाव से पहले एक बार फिर यात्रा का दौर शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी का। एक ऐसी यात्रा जो कि अब से पहले भी 4 बार निकाली गई। बस फर्क इतना है कि उस समय के दौर में मुख्यमंत्री का फेस पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का रहा, जिनके अंतर्गत जो यात्राएं निकाली गई उसमें वर्ष 2003 से 2013 के बीच में जो यात्रा निकाली उसका नाम था परिवर्तन यात्रा, और जो वर्ष 2008 से 2018 में निकाली गई उस यात्रा का नाम था स्वराज गौरव यात्रा। आज फिर 2023 के चुनाव से पहले जो यात्रा निकाली जा रही है उसका नाम है परिवर्तन यात्रा। इस परिवर्तन यात्रा और उस परिवर्तन यात्रा में यदि मूल रूप से कोई एक फर्क देखा जा सकता है तो वो केवल मुख्यमंत्री फेस को छोड़ करके बाकी पार्टी की वही रीति नीति, वही सारी प्रक्रियाएं काम में ली जा रही हैं, जिसके अंतर्गत आम जन के बीच में जाकर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का एहसास कराया जा सके और सत्ता पक्ष के द्वारा जिस तरह से के साथ की गई वादा खिलाफी है उसको चिन्हित करने का जो एक सवाल खड़ा होता है, उसी के अंतर्गत इस यात्रा को निकाला जा रहा है। नमस्कार पूरण जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है इसको आप किस संदर्भ में लेते हैं? परिवर्तन यात्रा का जो शुरू कर रहे हैं उसमें भी एक उद्देश्य छिपा हुआ है। जैसे त्रिनेत्र गणेश जी से यात्रा का प्रारंभ होना, यानी हमारी सनातन परंपरा में भगवान गणेश जी को पूज के ही कोई काम किया जाता है। दूसरी यात्रा बेणेश्वर धाम से शुरू होना, यानी बेणेश्वर जो धाम है वो सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है, तो उस उद्देश्य से वहां से यात्रा शुरू करना। तीसरी यात्रा में आप देखेंगे तो बाबा रामदेव जो समृद्धता के बड़े मानदंड थे वहां से यात्रा को शुरू करना, यानी सभी समाज को जोड़ना। और तीसरी यात्रा जो हमारी सनातन परंपरा में गौ माता का महत्व है, जिसको हम माता कहते हैं, गोगा मेढ़ी से गोगा जी महाराज गौ माता की सेवा के लिए माने जाते हैं। ये चारों यात्राओं का आप देखेंगे तो इनके मूल में कितना महत्वपूर्ण उद्देश्य छुपा है। दूसरी परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य किसी भी पार्टी का उद्देश्य होता है कि वो अपनी बात समाज के बीच में लेके जाए, अपने विषयों को समाज के बीच में रखे। और जो शासन चल रहा है कांग्रेस का, उस शासन ने किस प्रकार से राजस्थान को लूटा है, मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस सरकार बताने के लिए काम करती रही, ना कि सरकार चलाने और काम करने के लिए। तो आप देखेंगे भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, महिला अत्याचार में नंबर 1 है, छात्रों के ऊपर शोषण और पेपर लीक के मामले में नंबर 1 है। और तो और जो केंद्र सरकार ने पेयजल योजना के पैसे भेजे थे वो भी 1/4 लगाए उन्होंने भी व्यापक भ्रष्टाचार। वो तो आप हम अपने क्षेत्र में भी देखते हैं, जहाँ अच्छी पाइपलाइनिंग डलनी चाहिए वहाँ केवल प्लास्टिक की पाइपलाइनिंग डाली जा रही है। आप मतलब उनको मुझे लगता है कि 6 महीने भी नहीं चल पाएंगी। ऐसी सरकार जिसने पूरे राजस्थान का शोषण किया, भ्रष्टाचार किया, उन सब बातों को समाज के बीच में रखना ये परिवर्तन यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कोई प्रदेश स्तर पे चेहरा डिक्लेयर नहीं किया गया है जिसके नेतृत्व में सरकार बनाई जाए, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार को रिपीट करने का दावा करते देखे जा सकते हैं। क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास में वो चेहरा है जिसको पूरा विश्व अपना बॉस मानता है, पूरा विश्व जिसको सम्मान देता है। अनेक देशों ने अपने देश के सर्वोत्तम सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए हैं। उस चेहरे पे राजस्थान में चुनाव लड़े जा रहे हैं। वो चेहरा जो किसानों के लिए काम करता है और सीधा बेनिफिट उनके खाते में पहुंचा देता है, वो चेहरा जो महिलाओं के लिए काम करता है, सीधा गैस का रसोई सिलेंडर महिलाओं की रसोई में पहुंचा देता है, वो चेहरा जो युवाओं के लिए रोजगार का काम करता है, प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो स्वरोजगार से प्रेरित हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी जो बातें आध्यात्मिक क्षेत्र में आप देख लीजिए, भगवान राम का मंदिर का निर्माण होना, धारा 370 का होना, ऐसे अनेक काम हैं। उनके कामों को अगर मैं आप अभी बताने लगूंगा तो कई घंटों लगेंगे। वो चेहरा जब हमारे पास है तो मैं समझता नहीं उनकी किसी और चेहरे की आवश्यकता है। और जब नेतृत्व चाहेगा जब चेहरा सामने आ जाएगा, जब नेतृत्व चाहेगा तो चेहरा सामने आ जाएगा। बल्कि सत्ता परिवर्तन की दिशा में हर एक पार्टी अपना कदम बढ़ाती रही है, अपने अधिकारों का प्रयोग करती रही है। उसी दौर में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा के जरिए एक बार प्रदेश की जनता से रूबरू होने निकली है। मेरा पूरण जी यहाँ दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि जहाँ अभी प्रदेश भर में 19 नए जिले बनाए गए हैं,
उन 19 नए जिलों के अंतर्गत नवगठित जिला कोटपुतली बहरोड एक अपने आप में ऐसा अछूता जिला बनाया गया है जिसके अंतर्गत मास्टर प्लान को लागू किया गया है। यानी जिले बनाए जाने की कवायद के दौर में यदि किसी एक जगह पर कोई मास्टर प्लान लागू किया गया है तो वो कोटपुतली है। इसे लेकर कोटपुतली की जनता स्वयं को ठगासा महसूस करती है और जहां तक जिले के नामकरण का सवाल है उसका साझा किया जाना भी शायद जनता के गले नहीं उतर रहा है। आप क्या कहना चाहिए? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से बिना चिंतन किए बिना योजना के जिलों की बांट की है, एक जिला अगर वो और बना देते तो 20 हो जाते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि कोटपुतली क्षेत्र अपने आप में जिले बनने में सक्षम है। एक तोरावाटी क्षेत्र है और जो बहरोड है वो भी अपने आप में जिला बनने में सक्षम है। निमराना क्षेत्र है, दोनों ही क्षेत्र अपने आप में मजबूत स्थिति में। दूसरी बात, कोटपुतली जिले की मांग तो उस समय से है जब दौसा भी जिला नहीं बना था, बहुत पुरानी मांग है। और उसमें आज वर्तमान में हम देखते हैं सुनते हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम स्वघोषित बहुत बड़ी शक्तिशाली नेतृत्व हैं और हम जिला लेके आए हैं। अगर वो जिले का इस प्रकार बंटवारा कर देते हैं तो मैं समझता हूँ ये उनके लिए चिंतन का विषय है। और दोनों ही क्षेत्रों में भविष्य में मुझे लगता है कि जिस भी क्षेत्र में भविष्य में राजनीतिक नेतृत्व मजबूत होगा कहीं न आपस में खींचातान होने की संभावना लगती है मेरे को। तो एक प्रकार से ये त्रुटिपूर्ण कार्रवाई कहूँगा मैं इसको। मुझे लगता ही नहीं कि कहीं मास्टर प्लान पे काम हुआ है, चिंतन हुआ है, कहीं उसकी कोई लेवलिंग करवाई गई हो किसी भी प्रकार की। यहाँ तो केवल अपने अहंकार को पोषित करने के लिए जो पुराना 500 साल पुराना कोटपुतली शहर था उसको आज भानगढ़ की स्थिति में बदल दिया गया है। मैं कहता हूँ जो पुराने शहरों में मास्टर प्लान पुराने जगहों में लागू होना ही नहीं चाहिए। आपको करना है तो चारों तरफ डेवलप कीजिए और फिर क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र के व्यापारियों को, क्षेत्र के पत्रकार बंधु जो इस क्षेत्र में रहने वाले हैं उनको क्या चाहिए, उनकी राय जाने बिना इस मास्टर प्लान, मैं कहूँगा ही नहीं कि मास्टर प्लान है, ये तो अपने आप के अहंकार की पूर्ति कहूँगा। कि जब भी कोई व्यक्ति राजनीति में अपना पदार्पण करता है उसका कोई ना कोई आधार जरूर रहा होता है। सबसे पहले आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस क्षेत्र में आए और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ आपने जो भी कार्य किए वो तमाम कार्य आज जनता की आवाज बनकर आपको इस क्षेत्र में ले आने के लिए पर्याप्त कहे जा सकते हैं। आपके मन में ये जो सामाजिक कार्य का जो जज्बा पैदा हुआ, यदि मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले कोटपुतली की जनता ने आपको कोटपुतली की जो फ्लाईओवर की मांग को लेकर के, कट खुलवाने की मांग को लेकर के उस धरना प्रदर्शन के दौर में देखा और इतना बड़ा, इतना सशक्त, इतना मजबूत, हर खासवान को साथ लेकर चल के जो धरना प्रदर्शन किया गया जिसके परिणाम सामने आए वो कटबंद किया गया और उसके आधार पर बहुत सारी चीजों को अंजाम दिया गया। ये बड़ी बात थी। ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? ये प्रेरणा मुझे ऐसे मिली कि जब ये पुलिया बना था उस समय मैं सेना में था। मैं 2013 में कोटपुतली आया रिटायर होके, तो मैंने अपना कार्यालय हाईवे के ऊपर खोला जहाँ मानसूर कट है। जब मैंने वहाँ की घटनाओं को देखा कि एक ऐसी बाउंड्री लाइन खींच दी गई पूरे कोटपुतली के अंदर कि आधी आबादी कोटपुतली की इधर है, आधी आबादी कोटपुतली की इधर है, और उसको केवल एक मोड़े से निकालने का प्रयास किया गया। ये भयंकर त्रुटि मैं मानता हूँ जो की गई इस हाईवे के अंदर। और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उन घटनाओं से कम हजारों लोग हमारे भाई बंधु परिवार के लोग हैं जिनका जीवन लीला समाप्त होगी, कितनी पीड़ादायक स्थिति रही होगी। और वो दृश्य जो वहाँ उस कट के ऊपर होते थे, कभी कोई बुजुर्ग गिरता था, कभी कोई स्कूल के छात्र छात्राएं गिर जाते थे, मुझे लगता था कि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो रही है और मैं एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मुझे इस विषय को उठाना चाहिए। और मैंने इस विषय को पूरे प्रबल रूप से उठाया और मैं पूरे क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करूंगा, चाहे बाजार हो चाहे गांव के लोग हों, पूरे मनोयोग से सब लोगों ने साथ दिया। और उस पूरे मनोयोग का परिणाम ये रहा कि आज जो काम हो रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद जो राजवर्धन सिंह जी राठौड़ है उन्होंने भी बड़ी भूमिका निभाई और बड़े हृदय से सरकार ने कामों को स्वीकार किया। निसंदेह जिसकी वजह से पूरा देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, सेना को जवान जब समाज के बीच में आता है और देखता है कि हर रोज दुर्घटनाओं का शिकार वो इंसान होता चला जा रहा है जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, उस समय के तत्कालीन जो भी सरकार रही होगी, जो भी नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग रहे होंगे,
उनके द्वारा कितनी बड़ी त्रुटि रखी गई कि पूरे शहर को 2 भागों में विभाजित कर देने के साथ साथ उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखे बिना इस तरह के फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना, मैं तो ये तक कहूंगा कि एक बहुत बड़ी खामी ये भी थी कि जितनी लंबाई का ये फ्लाईओवर सैंक्शन हुआ था उसकी न केवल लंबाई को घटाया गया बल्कि उसके अंतर्गत इतनी कमियां छोड़ दी गई कि आज इतने समय के बाद उस पुलिये का विस्तार किया जा रहा है। पुतली कट के ऊपर फिर से काम शुरू हुआ है फ्लाईओवर का, और इधर अब बांसुर कट पे चीज बनाई जा रही है। कितना बेहतर होता कि यदि पूरी चीजों को ध्यान में रखकर एक बार में ये चीजें बनाई जाती तो न केवल रेवेन्यू के हिसाब से भी आम जन का पैसा बचता और बहुत सारे लोग जिनकी जिंदगी समाप्त हो गई है वो आज अपने खुशहाल परिवार का हिस्सा रहे होते। आपने इस बात को समझा और न केवल समझा बल्कि पूरे मनोयोग से, गैर राजनीतिक रूप से हर खासो आम ने जिस तरह से आपका सहयोग किया, यही वो मनोबल था जिसके आधार पर आपको लगा कि यदि जनता के बीच में जनता की समस्याओं को लेकर के व्यक्ति जाता है, कमिटमेंट करता है, जनता भी उसे पूरा सहयोग प्रदान करती है। इसी क्रम में यदि मैं आपकी दूसरी बड़ी सोच जो लीग से हटकर सोच रही वो ये रही कि आपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी 52 की 52 ग्राम पंचायतें रखी उन तमाम ग्राम पंचायतों में आपने शौर्य एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किए। इसके पीछे आपकी क्या सोच रही? इसके पीछे मेरी मूल भावना ये रही कि मैं आध्यात्मिक और राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति रहा हूँ। वो आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र का व्यक्ति, ज्यादा काम उसी में किया मैंने। अब मैं राजनीतिक क्षेत्र में जा रहा हूँ समाज के काम के लिए, तो मुझे लगा कि मैं जिन लोगों से जो बीच में जाऊंगा, सर्वप्रथम हम किसी के पास भी जाते हैं तो अपने को उनका सम्मान करना चाहिए। शौर्य जो सैनिक हैं देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, विषय लंबा मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। और जो छात्र इस देश के भविष्य का निर्माण करेंगे उनके सम्मान के विषय को लेकर, यानी कि समाज के सम्मान के विषय को लेकर गया और लोगों से अपने मन की बात कही, लोगों से संवाद किया और मैंने ये विषय रखा कि भाई मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस विषय को लेकर मैं इसको समाज के बीच गया। सैनिक थे इसलिए आपने सैनिकों का सम्मान करते हुए उनके शौर्य को सम्मानित किया, और चूंकि राजनीति में पदार्पण करना चाहते थे इसलिए देश के भविष्य यानी युवाओं को आपने प्रोत्साहित करने में कोई संकोच नहीं किया और आपने अपना बखूबी एक दूसरा प्रकल्प पूरा किया। सबसे पहले क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए धरना प्रदर्शन के जरिए उनको उन सारी सुविधाओं का एहसास कराना, दूसरा प्रतिभाओं का सम्मान करना, और तीसरा जो एक बहुत ही अनूठा और एक नया प्रकल्प आपका था वो था संत समागम। यानी तोरावाटी क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम बात करें तो इतना बड़ा संत समागम देखने को नहीं मिला जो कि आपके द्वारा संचालित किया गया। आखिर इसके पीछे आपकी क्या सामाजिक या राजनीतिक सोच रही है? इसके पीछे मेरी सोच ये रही कि कोई भी काम आप नया करें तो संतों के आशीर्वाद लेके करना चाहिए। और मेरा स्वभाव आध्यात्मिक रहा है, संतों से पहले से मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है। तो दूसरा विषय मेरे ध्यान में है कि बहुत से लोग कार्यक्रम कर रहे थे, कोई किसी प्रकार का, कोई किसी प्रकार का, तो मुझे लगा कि संतों को एक मंच पे लाना चाहिए। इससे एक विषय तो ये होगा कि संत समाज के प्रति समाज में श्रद्धा बढ़े और जुड़ाव बढ़े और लोगों को भी एक प्रेरणा मिले कि संत समाज को बुला के कैसे सम्मानित करना चाहिए, उनसे हमको कैसे जुड़ना चाहिए। अगर संत और समाज दोनों एक हो जाएंगे तो सनातन परंपरा पुनः वैभव पे पहुंच जाएगी। एक उद्देश्य ये मेरा इसमें समाहित था और दूसरा राजनीति के लिए संतों से आशीर्वाद। निश्चित रूप से संतों ने आपको भरपूर आशीर्वाद दिया और यदि मैं और आपकी एक काबिलियत से जनता को रूबरू कराने का प्रयास करूं तो आप एक स्वयं में गोरक्षक हैं। जो मूल है वो गौ माता है। गौ माता की अगर रक्षा होगी तो हिंदू और सनातन धर्म बचेगा। अगर गौ माता की रक्षा नहीं होगी तो निश्चित रूप से हमारे धर्म का पतन संभव है। तो हम सबको मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए और अधिकतम हमको गौ माता की सेवा गौशालाओं में नहीं, अगर हम अपने घरों में भी उसकी सेवा करेंगे। और दूसरा आध्यात्मिक बात कहूँ तो गौ माता तो हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करती है। गौ और यज्ञ ये हमारी संस्कृति के मूल रहे हैं। इस बात को लेकर मेरे मन में अत्यंत पीड़ा रहती कि आज भी गौ माता का यथोचित सम्मान नहीं हो रहा और उसके लिए यथोचित व्यवस्था नहीं हो रही। पूर्ण जी, वैसे तो परिवर्तन यात्रा जब कोटपुतली में 16 सितंबर को आ रही है और एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाना भी संभव है,
उसमें सभी लोग क्षेत्र की समस्याओं को चिन्हित करेंगे और समस्याओं को चिन्हित करने के साथ साथ अपने राजनीतिक एजेंडे के साथ साथ वो ये भी बताने का प्रयास करेंगे यदि क्षेत्र की आवाम ने उन्हें मौका दिया तो वो क्या कुछ करने का वादा रखते हैं। आप इस क्षेत्र की बड़ी ज्वलंत समस्याओं में किन समस्याओं को चिन्हित करना चाहते हैं जिसने आपको इतना उद्वेलित कर दिया कि आप सामाजिक और धार्मिक कार्यों के जरिए राजनीति में आपका पदार्पण हो गया। इस क्षेत्र की ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो मेरे ध्यान में आती हैं और मुझे लगना चाहिए कि व्यक्ति के दो काम होते हैं, या तो पराक्रम करे या पलायन करे। आज वर्तमान राजनीतिक जो व्यवस्था है वो पूरे कोटपुतली क्षेत्र को पतन की दृष्टि से पीछे ले जा रही है। आज आप चाहे इंस्पेक्टर को देखेंगे तो ना यहाँ पर सड़कें ठीक हैं, आप बाजार का जो हमने मास्टर प्लान का विषय पर अपनी चर्चा होगी। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा जो विषय पानी नीचे जा रहा है नहर का विषय है। गौशालाओं के लिए एक बड़ी नंदीशाला यहाँ पर बननी चाहिए। और आप शिक्षा के क्षेत्र में भी देखिए कोटपुतली को आज से 20 साल 25 साल पहले हमारे बाजू में शिक्षक क्षेत्र है जो हम समानांतर थे शिक्षा में, आज वो पूरे भारत का शिक्षा केंद्र बन के उभरा है। कोटपुतली क्यों नहीं उभरा? तीसरा जो मुझे सबसे ज्यादा यहाँ लगता है रोजगार की बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि यहाँ ना तो मंडियाँ हैं, यहाँ ना लघु उद्योग है, ना कुटीर उद्योग है। हर आदमी रोजगार की तलाश में इधर उधर जाता रहता है। ये बहुत सी समस्याएं जो मेरे ध्यान में आई और मुझे लगा कि इन समस्याओं के लिए मुझे काम करना चाहिए, इसलिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में जाना था। पूर्ण जी, आपने शिक्षा को टच किया और बहुत सारी चीजों को टच कर दिया, लेकिन आपने स्वास्थ्य को नहीं छेड़ा। आपके क्षेत्र में जिला स्तरीय बीडीएम हॉस्पिटल बनाया गया। उस जिला स्तरीय हॉस्पिटल की कुछ उपलब्धियां यदि आप शेयर करेंगे तो पब्लिक को लगना चाहिए कि हाँ, कोटपुतली को जिला बनाया है तो शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये जिले बनने की योग्यता रखता है। क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं इससे संतुष्ट हूँ कि मेरा हॉस्पिटल का जो परिसर है, मेरे हॉस्पिटल की जो बिल्डिंगें हैं, वो वास्तव में हमारे जो पूर्वज नेता थे उन्होंने उस स्तर की उस समय खड़ी की थी जब किसी भी जिले में नहीं होगी शायद। परंतु वर्तमान में आज हम उस जिला हॉस्पिटल की स्थिति देखते हैं तो वो एक रेफरल हॉस्पिटल के रूप में हमको नजर आता है। कोई भी सुविधाएं यहाँ नहीं मिलती, डॉक्टर के पास जाइए, कोई भी थोड़ी जटिल बीमारी बताइए, सीधा आपको जयपुर रेफर की पर्ची पकड़ा देंगे। आप जांच के लिए बोलेंगे तो आपको कभी टेक्नीशियन नहीं मिलेगा, कभी मशीन खराब मिलेगी। मतलब इतने बड़े हॉस्पिटल की स्थिति इतनी कमजोर बना रखी है जिसमें मुझे लगता है कि ये वर्तमान नेतृत्व के लिए शर्मनाक स्थिति होनी चाहिए। जबकि फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत चिरंजीवी योजना जैसी 25-25 लाख की योजनाएं वर्तमान सरकार के द्वारा लागू की गई हैं, जांच फ्री है, दवा फ्री है, हर चीज फ्री कर देने के बावजूद भी यदि यहाँ से पेशेंट रेफर होता है तो अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और आगे का विषय बताऊं, इस हॉस्पिटल के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं में माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लगभग 19 करोड़ रुपए हॉस्पिटल के लिए पास करवाए और उसका श्रेय ये लोग लेना चाहते हैं और उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। ये और दुख की बात है। आपने बात राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की है तो मैं उनकी भी दो घोषणाओं पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा। आपके द्वारा केंद्रीय विद्यालय की बात रखी गई कि क्षेत्र को केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार, चूंकि आपकी अपनी भाजपा सरकार है, वहां से सैंक्शन हुआ माना जाता है, लेकिन आज तक केंद्रीय विद्यालय स्थापित नहीं हो सका। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मुझे जो ध्यान में है, जितनी जानकारी, उसके लिए स्थानीय प्रशासन ने जमीन आवंटित नहीं की और उस पर काम करने की व्यवस्था नहीं की। ये मुझे लगता है और मैं ये कह सकता हूँ कि राज्यवर्धन सिंह एक फौजी आदमी है और मैं भी फौजी हूँ। मुझे लगता है अपने कमिटमेंट को निश्चित रूप से पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का एक और कमिटमेंट था जो कि कोटपुतली जिला स्तरीय बीडीएम हॉस्पिटल से पानी की टंकी यानी मधुकर कॉलोनी की तरफ एक फुट ओवर ब्रिज बनाए जाने की घोषणा उन्होंने की थी। वो फुट ओवर ब्रिज भी आज तक नहीं बना। इसकी वजह क्या मानते हैं? अभी काम चल रहा है ना, पुलिया का काम चल रहा है, आवश्यकता होगी तो उनको कहेंगे। एक और बड़ी बात जो कि राज्यवर्धन सिंह जी से आकर जुड़ती है, उन्होंने कहा था कि नेशनल हाईवे जो कि वो केंद्र सरकार की नेशनल अथॉरिटी की जमीन मानी जाती है, उसके साथ में पैरेलल 2 सर्विस लाइनें हैं। उन सर्विस लाइनों पे जिस तरह का जमावड़ा रहता है और उससे भी बड़ी बात नालों से लगती हुई जो जगह थी उसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा कॉरिडोर के रूप में डेवलप करने की बात की थी। जबकि यदि वो कॉरिडोर बनता तो संभवतः हाईवे की सर्विस लाइन से लगते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आम जन को चलने में पहुंचने में आसानी होती। इसके लिए क्या कहें? मैं कहना चाहूंगा कि जब ये पुलिया का आंदोलन चल रहा था, मैं राठौड़ साहब से मिला, उन्होंने मुझे कमिटमेंट किया कि 100% आपका काम होगा। आज पुतली कट पे काम हो रहा है, बांसुर कट पे काम हो रहा है,
अपने ये जो कंवरपुरा के पास फ्लाईओवर लग चुके हैं, जो जो उन्होंने कहा था वो लगभग सारे काम हो रहे हैं। बीच में ये कांग्रेस सरकार आ गई, स्थानीय प्रशासन का सहयोग नहीं रहा, इसलिए बहुत से काम प्रभावित भी हुए। आने वाले समय में जो आपने ये बीडीएम हॉस्पिटल के लिए अलग से रास्ते की जो आप बात कह रहे हो, मुझे मेरे मन में ये 101% विश्वास है कि राज्यवर्धन सिंह साहब इस काम को जरूर करवाएंगे। फुट ओवर ब्रिज वाला। हाँ, और इसमें तो बड़ी बात है कि अभी वो कट पे नीचे कॉलम निकल रहे थे पुराने जो दबा दिए गए, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रोड के अंदर किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। और ये जो कंपनी का जो एग्रीमेंट था, वो सबसे बड़ी भारी समस्या थी इस रोड पे किसी दूसरे के द्वारा काम करना। उन सब समस्याओं से निकल के और आज 500 करोड़ रुपए इस पूरे दिल्ली जयपुर हाईवे के लिए पास हुए हैं, तो आप ये समझिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरण जी, आपने स्टूडियो को समय दिया, आप आए और विभिन्न विषयों पे आपने बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया, तो निश्चित रूप से आप भी आवाम से कुछ एक्सपेक्टेशन जरूर रखते होंगे, आपकी कुछ अपेक्षाएं होंगी। क्या आप पब्लिक से आज के शुभ दिन आप कुछ उम्मीद रखते हैं? किस तरह से वो आपका सहयोग कर सकती है और आप किस रूप में उनके प्रति जवाबदेह होंगे, बताएं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पूरे कोटपुतली क्षेत्रवासियों से कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में जो हो रहे हैं, उसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और मैं आपको वचन दे सकता हूँ पूरे क्षेत्र को कि मैं पूरी निष्ठा से सेवक बन के काम करूँगा, ना कि शासक बन के, और उन सेवाओं को उस अंतिम व्यक्ति तक स्वयं जाके पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कही कि मैं शासक नहीं सेवक बन के आपके बीच में रहूंगा, और यही भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय योजना या अंत्योदय जो उनका एक उद्देश्य रहा है कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, उसे किसी तरह के कोई नुकसान ना हो, उसको हर जगह संतुष्टि मिले। आपका भी प्रयास कुछ ऐसा ही रहने वाला है। क्यों ना हो, एक व्यक्ति कभी सैनिक बनकर देश की रक्षा करता है, एक व्यक्ति कभी सड़क पर आकर लोगों की जिंदगियों को बचाने का प्रयास करता है, एक व्यक्ति जो शौर्य के रूप में सैनिकों का और देश के भविष्य का युवाओं को सम्मानित करने का कार्य करता है, और इन सारे कार्यों को करने के लिए जज्बा बरकरार रहे, इसके लिए वो बड़ा संत समागम करता है। और संत समागम के जरिए प्राप्त आशीर्वाद के बाद ही वह व्यक्ति ये कहता है कि यदि समाज ने मुझे मौका दिया तो मैं शासक बनकर नहीं बल्कि सेवक बन के कार्य करूंगा। निसंदेह इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो के जरिए आपने पब्लिक से किया जो कमिटमेंट है, यदि आपको पूरा करते हैं तो निसंदेह आपके द्वारा किए गए तमाम नेक कार्यों का फल आपको श्रेष्ठ ही मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।